हेलो दोस्तों, चलिए अभ्यास का उन्नत को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन संयुग्म असुमेलित है। तो इसमें राज्यपाल के क्षमा दान की शक्ति है, ये अनुच्छेद 161 में दी हुई है, 160 में नहीं दी गई है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 सही है। ये राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि ये 156 आर्टिकल में दी है, ये भी सही है। फिर राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय एवं भोजन तथा दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? ये पिटाभी सीतारमैया ने कहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन सत्य है कि मध्य प्रदेश में पहले आम चुनाव वर्ष 1957 में हुए थे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सत्य हैं। कैलाश जोशी ये 1977 से 78 के बीच में मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने? तो यज्ञदत्त शर्मा बने। उसके बाद मुकुंद सखाराम निवालकर, ब्रजमोहन मिश्रा और ईश्वरदास रोहाणी उसके बाद बने थे क्रमशः। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो ये उमा भारती नहीं थी, ये मुख्यमंत्री थी दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। चंद्र प्रताप तिवारी, बसंत सदाशिव प्रधान और विक्रम वर्मा ये सब मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो लीलाधर जोशी नहीं रहे हैं, बाकी नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, श्री नारायण प्रसाद शुक्ला और श्री भेरूलाल पाटीदार ये सब रहे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद नहीं? तो ये दोस्तों श्री नारायण सिंह पवार नहीं है, नारायण सिंह पवार नहीं है। श्रीमती संपतिया उइके, राजमणि पटेल और एमजी अकबर ये सब राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा श्री विवेक कृष्ण तनखा, श्री अजय प्रताप सिंह, श्री कैलाश जोशी, श्री थावर चंद गहलोत, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजमणि पटेल, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ये सभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला यशोदा देवी थी और मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी थी। मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहने के साथ साथ केंद्र सरकार में कानून मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री भी रहा है? तो ये दोस्तों कैलाश नाथ काटजू रहे और ये भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। फिर निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 220 ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान नहीं है। ये क्या है? स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, ये है इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये सही है। 216 उच्च न्यायालय का गठन और अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता, ये सब सही है। ये अनुच्छेद 220 वाला ये असुमेलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर को स्थायी स्वरूप किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 1968 में, 28 नवंबर 1968 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायमूर्तियों में से कौन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है? तो श्री JS वर्मा। मध्य प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय को 3 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। कौन कौन से? श्री RC लोहाटी, न्यायमूर्ति श्री M हिदायतुल्ला तथा न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 227 के माध्यम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है और दोनों ही कथन दोस्तों इसमें असत्य हैं। उच्च न्यायालय में अपर और
कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल में समाहित है, ये गलत है। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति में समाहित है, राष्ट्रपति में। और उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जा सकती, 4 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष। फिर मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है? तो उस क्षेत्र के लोगों द्वारा, तो इसमें दोस्तों उस क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद तब तक ही सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन है इसमें? तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ मंत्रिपरिषद की सिफारिश द्वारा की जाती है और भारत में संघीय प्रणाली के तहत राज्य प्रशासन में औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधानसभा की सदस्य संख्या संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 170 में विधानसभा की सदस्य संख्या संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभा की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या के अनुसार 60 और 500 निर्धारित की गई। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। विधानसभा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। केवल सेकंड स्टेटमेंट सही। कौन सा असुमेलित है? तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 217(2) इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं बल्कि न्यायाधीशों की योग्यता दी हुई है। 217(a) में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये दिया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य सौंपे गए। इसके जो कार्य हैं उनमें कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई आदि शामिल है। फिर संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो 243(6). विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा और विधान परिषद के, तो ये दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष करता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है और केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। स्थानीय स्वशासन संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है। ये समवर्ती सूची में नहीं है। काहे में है ये राज्य सूची में, राज्य सूची। फिर स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, केवल पहला स्टेटमेंट इसमें सत्य है कि भारत में स्थायी स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है दोस्तों, 21 वर्ष। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यह हुआ कब था? 1956 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ, 74वां, और अनुच्छेद 68 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देता है। तो इसमें भी दोस्तों केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसमें अनुच्छेद 167 के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रत्येक कार्य की सूचना देता है, जबकि अनुच्छेद 168 में क्या दिया हुआ है? राज्यों में विधान मंडल
गठन संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। राज्यों में विधान मंडल गठन संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं अनुच्छेद 168 में। फिर कौन सा असुमेलित है? तो इसमें अनुच्छेद 243H, इसमें दोस्तों पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243B, ये पंचायतों का गठन, C में पंचायतों की संरचना स्ट्रक्चर, और F में सदस्यों की निहारताएं। तो ये सब सही है। फिर संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो इसमें केवल D होगा दोस्तों सही कथन। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व हो। और ये 168 संविधान अनुच्छेद 168A में दिया हुआ है। पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं सरकार की। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ऐसा 243 में दिया हुआ है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में स्थापित किया गया है, और यह कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। और 1970 में ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का आविष्कार किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश की पहली डिफेंस वेपन फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये भिंड जिले में स्थापित की गई है, और भिंड जिले के मालनपुर में है ये। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको लगाया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत यह देश की पहली फैक्ट्री है जिसे पुंज लॉयड कंपनी और इजराइल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है ये इंदौर में है, ना कि भोपाल में। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास। तो ये सभी सुमेलित है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? ये इंदौर में की गई है, इंदौर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। मध्य प्रदेश में कील एवं तार बनाने का कारखाना विदिशा जिले में स्थापित है। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर जिले में स्थापित है। और मध्य प्रदेश में इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास जिले में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना दोस्तों इंदौर में। कहाँ? इंदौर में है। लकड़ी चीरने का कारखाना ये जबलपुर में है, जबलपुर। चिप बोर्ड पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में। चिप बोर्ड या पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है? इटारसी में है। लाख बनाने का कारखाना उमरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो कथन असत्य है वो है बी नंबर, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है। ये असत्य है। ये दोस्तों भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। जीवाणु खाद्य संयंत्र की स्थापना भोपाल में की गई है। कीटनाशक संयंत्र ये बीना में है, बीना सागर में है। ये सही है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है। ये भी सही है। और डेयरी फार्म बवाई होशंगाबाद में है। ये भी सही। कौन सा असुमेलित है? तो घड़ी कारखाना ये ग्वालियर में नहीं, घड़ी कारखाना ये बैतूल में, बैतूल में। साइकिल उद्योग गुना में है। सही है। छाता उद्योग महू में है। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में। ये भी सही। साथ ही इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाने का कारखाना भी स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य सरकार का उपक्रम है? तो इसमें दोस्तों जो पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम में है ये राज्य सरकार का उपक्रम है। तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा अनेक उपक्रम स्थापित किए गए हैं, जिसमें
गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में है, 1943-44 में बनी थी। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री है, भोपाल में है। एक लाइट फैक्ट्री ये 1975-76 में बनी थी, नीमच में है। जबकि पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम राज्य सरकार का उपक्रम है और ये सभी केंद्र सरकार के उपक्रम है। कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक केंद्र और जिला। तो इसमें जो असुमेलित सुमेलित नहीं है ये बंडोल दोस्तों सिवनी में है, ना कि दतिया में। करोढ़ा ये शिवपुरी में है, सही है। बगसपुर ये नरसिंहपुर में है, ये भी सही है। सिद्धगवा ये सागर में है, ये भी सही है। फिर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है ये, इसकी स्थापना 1960-61 में की गई थी, ना कि 1965 में। मध्य प्रदेश हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम 1981, ये सही है। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय ये 1976, ये भी सही है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है और दोनों कथन इसमें सत्य है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स मुरैना में है और कैमूर फैक्ट्री जो कि कटनी में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 में। मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना बानमोर मुरैना में लगाया गया था और उसकी स्थापना 1922 में की गई। कैमूर फैक्ट्री कटनी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 53 में दोस्तों केवल बी कथन सत्य है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है, यह सही। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अलीराजपुर है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, ये गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अलीराजपुर है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अलीराजपुर है, 978 इसका लिंगानुपात है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये भिंड नहीं है दोस्तों, मुरैना है, मुरैना। यहाँ पर 829 लिंगानुपात। फिर ये कथन तो सत्य ही है। मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रही है दोस्तों, अधिक नहीं कम रही है। तो 2001 से 2011 के मध्य जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो टोटल जनसंख्या वृद्धि है वो 20.35 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा कितना है? 18.42% और शहरी क्षेत्रों में दोस्तों 25.69% की वृद्धि देखी गई। तो ये केवल 2 इसमें सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 936 है। शहरी लिंगानुपात 918 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात ये 923 है और शहरी शिशु लिंगानुपात 901 है। वे सभी सुमेलित हैं। 1 2 3 4 बी नंबर होगा इसका। मध्य प्रदेश का न्यूनतम शहरी आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये डिंडोरी है, डिंडोरी। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भोपाल है। कितना है भोपाल में? 80.9%। डिंडोरी में कितना है? 4.6%। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व 382 के बराबर है? तो भिंड जिले का दोस्तों, भिंड जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 59.29%। टोटल साक्षरता कितनी है? 69.32%, जिसमें पुरुषों का जो हिस्सा है वो 78.73 है और महिलाओं का 59.20%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, कोई भी कथन असत्य नहीं है। पहला कथन क्या है कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, ये सही है।
मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन सत्य पूछा है? तो मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां हैं, ये सही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर से अधिक है, ये गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.30%, जबकि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.32%, 66.16%। तो ये गलत है, इसमें 1 और 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई? पंचधारा योजना ये 1 नवंबर 1991 को प्रारंभ की गई थी। फिर मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्च पर कराती? तो ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 को। कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों फलोद्यान से संबंधित है। 1995-96 में प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सीमांत कृषकों को उनकी निजी भूमि पर फलोद्यान स्थापित करने के उद्देश्य से कल्पतरु योजना प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो ये जवाली योजना है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियां हैं, फॉर एग्जाम्पल बेड़िया, बाछड़ा, सांसी, ये वेश्यावृत्ति एवं निम्न स्तरीय व्यवसायों में लिप्त हैं और महिलाओं को सम्मानजनक व्यवसाय आरंभ करने हेतु राज्य सरकार ने जवाली योजना आरंभ की थी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं कि इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इस योजना में बीपीएल परिवारों को 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल दिया जाएगा और इस योजना में बीपीएल परिवार को प्रतिमाह अधिकतम 20 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो योजना है और प्रारंभ वर्ष। तो साझा चूल्हा योजना, ये दोस्तों 2009 से स्टार्ट होती है, 2009 से। गांव की बेटी योजना 2005, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना ये 2006 में और राम रोटी योजना 2010 में। याद रखिएगा, राम रोटी योजना 2010 में, साझा चूल्हा योजना 2009 में, गांव की बेटी योजना 2005 में, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है या क्या ध्येय है? तो इसका उद्देश्य है कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 6 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई। इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कितनी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? तो इसके माध्यम से दोस्तों 548 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। किन बैंकों के विलय से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? तो इसमें दोस्तों नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक दोनों के विलय से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 2019 को। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट कब प्रस्तुत किया? तो ये 2007 में प्रस्तुत किया, 2007 में। फिर अनुसंधान केंद्र और स्थान से उनको सुमेलित करना है। तो मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? ये खरगोन में है। तो पहला तो सुमेलित है। फिर दूसरा चावल अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है।
मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, ये आम अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये गोविंदगढ़ रीवा में। अंगूर अनुसंधान केंद्र ये रतलाम में है, रतलाम। आम अनुसंधान केंद्र ये रीवा में। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी सही है, और कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में है, ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों ए और बी सही होगा। इसमें एक और तथ्य है दोस्तों कि मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र ये सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है, सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी को किस संस्था से निधि प्राप्त होती है? तो ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त होती है, और इसने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में कार्य करना प्रारंभ किया। ये एक स्वायत्त संस्था है, मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन ये एक स्वायत्त संस्था है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। फिर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसे दोस्तों 2005 में मध्य प्रदेश में 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिपालन को ध्यान में रखते हुए 2005 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला बायोमेथनॉल कारखाना स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया। कब? 2017 में, जनवरी 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो ये उपरोक्त सभी, यानी ग्वालियर, इंदौर और रीवा, यहाँ सभी जगह विशेष आर्थिक यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। तो राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में पहले से ही विद्यमान है। तो इंदौर में अब टोटल 2 हो गए, 3 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र जबलपुर, रीवा और ग्वालियर मंडलों में स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है? तो इसमें एक कार्य कौन सा नहीं है? किसी प्रौद्योगिकी में शोध करना, ये इसका कार्य नहीं। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार की साझेदारी से 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका प्रमुख कार्य है उर्वरक निर्माण, सब्जियों एवं फलों का विपणन एवं बीजों का विपणन। भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी जिले आते हैं। कौन कौन से? नीमच, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, इंदौर और उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इसमें 10 जिले आते हैं, 10 जिले। फिर निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के सभी वयस्क लोग। तो ये, लेकिन इसमें सभी वयस्क लोग नहीं, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के सदस्य के रूप में इसमें जो ऐसे लोग मतलब शामिल किए जाते हैं जिनका जो नाम होता है वो इलेक्टोरल लिस्ट में होता है, ग्राम पंचायत की इलेक्टोरल लिस्ट में होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। फिर कौन सा असुमेलित है? अधिनियम और वर्ष। तो इसमें जो असुमेलित है वो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, ये 2000 में नहीं बल्कि 1996 में आया था। कब? 1996 में। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, ये 1993 में आया, सही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, ये 1959 में आई थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से निर्वाचित होता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। तो इसमें दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। तो सन 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। फिर निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए।
तो इसमें सी नंबर होगा। नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम, बढ़ते क्रम में है। तो मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 1993 में पारित किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर निकायों की स्थापना की गई। इसके निचले स्तर पर नगर पंचायत, द्वितीय स्तर पर नगर पालिका, तीसरे स्तर पर नगर निगम स्थापित की गई। पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण दोस्तों ये पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट, और इसे 1 मई 2014 को लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री एंटोनी जे डिसा ने इसको लॉन्च किया था। तो मध्य प्रदेश पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और उसका लगातार लेखा परीक्षण करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। यह पोर्टल एक सार्वजनिक मंच है। फिर निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो ये अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सत्य कथन होगा 2, 3 और 4 होंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रविशंकर शुक्ल नहीं थे। कौन थे? पिटामी सीतारमैया थे। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। फिर अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल का मतलब राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। फिर मध्य प्रदेश के अधोलिखित राज्यपालों को उनके पद ग्रहण तिथि के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दोस्तों बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें बी नंबर होगा। सबसे पहले श्री केसी रेड्डी, ये 65-66 से 71 के बीच में रहे। फिर श्री निरंजन नाथ वांचू, ये 77-78 में थे, 77-78 में थे। इसके बाद दोस्तों श्री भगवत दयाल शर्मा थे, कब? 1980-81 में। और उसके बाद श्री राम प्रकाश गुप्ता थे, कब? 2003-04 में, 2003-04। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो ये श्री शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के राष्ट्रपति थे 1992 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए? तो इंदौर में दोस्तों, इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए संकर्षण यानी ट्रैक्शन अल्टरनेटर कारखाना स्थापित किया गया? तो ये विदिशा में स्थापित किया गया है, विदिशा में। निम्नलिखित में से किस उपनाम से पीथमपुर को जाना जाता है? पीथमपुर को दोस्तों भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है, भारत का डिट्रॉइट। सिकोटी पेपर मिल कब स्थापित हुई? तो सिकोटी पेपर मिल ये 1967-68 में होशंगाबाद में स्थापित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट का सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में कटनी में उत्खनन किया गया था। बालाघाट, अनूपपुर, कटनी प्रमुख उत्पादक जिले। फिर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह थे, 13 दिन के लिए केवल। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए तो 47 स्थान। फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री सुंदरलाल पटवा बने थे, श्री सुंदरलाल पटवा। फिर वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री गिरीश गौतम है। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल? तो ये श्री बलराम जाखड़। फिर मध्य प्रदेश में एक वर्ष से कम मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठकें बुलाई जा सकती हैं?
4 बैठकें बुलाई जा सकती हैं। तो ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में किया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जाती हैं। फिर मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसको दोस्तों इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। तो इसमें बी नंबर होगा। सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मंत्रियों का परिचय होगा, फिर निधन संबंधी उल्लेख किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 ना 1 में किया गया। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 ना 1 एवं पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ में वर्णित किया गया। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संबंधी उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 162 में ऐसा किया गया। फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों कथन दोस्तों सत्य होंगे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और प्रधान विषयक प्रास्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिमय या सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। दूसरा है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रास्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दें, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों 15 नंबर में केवल बी सही है। विधानसभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 320 थी, 360 नहीं थी, 320 थी। और 91 नहीं दोस्तों 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था द्वारा मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो 1 और 2 कथन इसमें असत्य हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन सुंदरलाल पटवा के मुख्यमंत्री काल में लगा था। तो सुंदरलाल पटवा के नहीं दोस्तों, ये श्यामचरण शुक्ल के मुख्यमंत्री रहते हुए लगा था। और मध्य प्रदेश में दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल कुंवर महमूद अली खां थे। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होने संबंधी प्रावधान किया गया? तो इसमें दोस्तों डी होगा, अनुच्छेद 218। चलिए दोस्तों यहाँ से हम अभ्यासिका 19 को समाप्त कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।